Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, कोटा। बच्चों, हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। रासायनिक गतिकी जिसमें कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें क्रियाकारक अणु क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। उस अभिक्रिया में उसके वेग, उसकी सांद्रता, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। कोई भी पदार्थ जब अभिक्रिया करता है तो उसमें कुछ चेंजेस परिवर्तन होते हैं। तो एक है उसमें रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव रूपांतर या रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन में परमाणु विखंडित होकर एक या अधिक नए परमाणु देता है। अतः इसे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया माना जा सकता है जिसमें कि एक अणु परिवर्तित होकर एक या अधिक उत्पाद देता है। अतः रेडियो एक्टिव डीके जो है एक आणविक या प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम कह सकते हैं। माना कि रेडियो एक्टिव ए तत्व विघटित होकर दूसरा तत्व बी बनाता है। अतः प्रारंभ में T = क्या होगा, 0, जहाँ पर A के N0 परमाणु उपस्थित है और किसी भी क्षण अर्थात T समय के पश्चात A अभिकारक के Nt परमाणु उपस्थित होंगे। और यदि ये बहुत ही इन्फाइनिटेसिमल मिनिमाइज हो, जिसे अनंत सूक्ष्म कहते हैं समय, dt में यदि dNt परमाणु विघटित होते हैं तो हम क्या बताएंगे, -dNt/dt विघटन की दर प्रदर्शित करेगा। और विघटन का वेग उपस्थित परमाणुओं के समानुपाती होगा, अर्थात विघटन का वेग = -dNt/dt विच इज़ प्रोपोर्शनल टू dt, जिसको कि हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लैम्डा के द्वारा बता रहे हैं। तो ये क्या होगा, इसको वेग स्थिरांक कहते हैं। और ये वेग स्थिरांक क्या है, एक डीके कांस्टेंट है, अर्थात डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। और प्रत्येक रेडियो एक्टिव तत्व के लिए इसका एक निश्चित व विशिष्ट मान होता है। और ये प्रत्येक तत्व का क्या है, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसे कि अभिलाक्षणिक स्थिरांक कहते हैं। इसको हम वापस लिखते हैं कैसे, -dNt/Nt = λ/dt। तो बच्चों, दोनों तरफ समाकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है और उसका लॉग लिखते हैं तो -ln Nt = λT+c। यहाँ c समाकलन स्थिरांक है और प्रारंभ में T = 0 पर कोई विघटन नहीं होता है, अर्थात Nt की वैल्यू क्या हो जाएगी, n0। तो हम इसे -ln n0 = डेल्टा प्लस c एक कांस्टेंट है, समाकलन स्थिरांक, c का मान इस ऊपर की इक्वेशन में रखते हैं हम, तो हमें इसका समाकलित रूप जो प्राप्त होता है, Nt की वैल्यू Nt = n0e⁻λT। ये एक समीकरण है जिसमें लैम्डा = k विघटन स्थिरांक या वेग स्थिरांक है। अब इस समीकरण में n0 = a क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, और Nt क्या है, वो है a-x रेडियो एक्टिव पदार्थ की t समय पर शेष बची हुई मात्रा। तो n0 - Nt = a-a+x, और x रेडियो एक्टिव पदार्थ की वो मात्रा है जो x समय में विघटित हुई है। इस प्रकार हम वेग स्थिरांक लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा = 2.303/T log 10 a/a-x। अब 46 इक्वेशन में हम 47 की तरह ही फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया का समीकरण है, और वो अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है।
अतः रेडियो एक्टिव डिके एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रोसेस है। इस प्रकार हमने रेडियो एक्टिव रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया। इसी प्रकार हाफ लाइफ पीरियड अर्ध आयु कैलकुलेट की जा सकती है। हाफ लाइफ वो समय है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता है, और यदि रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु टी हाफ है तो माना कि रेडियो एक्टिव तत्व ए विघटित होकर दूसरा तत्व बी बनाता है। इस प्रकार हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं। टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, तो एन टी इज इक्वल्स टू एन 0, और इसका मान हम समीकरण ऊपर वाली समीकरण में रखते हैं तो हम देख रहे हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग n0 अपॉन 2। इसकी वैल्यू समीकरण में हम रखते हैं तो लैम्डा इज इक्वल्स टू टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग 2, और विच इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन लैम्डा इंटू 0.3010। इस प्रकार अर्ध आयु कैलकुलेट की जा सकती है। टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.696 अपॉन लैम्डा। इसी प्रकार बच्चों एवरेज ऑफ मीन लाइफ या औसत या मध्य आयु ज्ञात करेंगे हम। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन स्थिरांक लैम्डा का व्युत्क्रम उसकी औसत आयु कहलाती है। औसत आयु को हम एक अलग चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, टॉ के द्वारा। इसमें टॉ के द्वारा जो है वो है हमारा औसत आयु, औसत या मध्य आयु, एवरेज ऑफ मीन लाइफ, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द हाफ लाइफ। अर्ध आयु से वो भिन्न है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, हम इसमें लैम्डा का मान रखते हैं जो कि हमने पहले कैलकुलेट किया था, 0.6932 अपॉन टी हाफ। तो इसमें लैम्डा की वैल्यू रखने पर हमारे पास टॉ की वैल्यू आ जाएगी, और हम देख रहे हैं कि टॉ इक्वल्स टू टी हाफ अपॉन 0.6932 या टॉ इज इक्वल्स टू 1.44 टी हाफ। किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु उसके अर्ध आयु की 1.44 गुना होती है। तो इस प्रकार अर्ध आयु एवं औसत आयु के मध्य हम संबंध देख रहे हैं और उसके बीच में हम गणना कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण से ज्ञात करें। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसमें 3/4 मात्रा का विघटन 2 घंटों में होता है, तो उसकी अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। तो अर्ध आयु ज्ञात करने के लिए हम लैम्डा वेग स्थिरांक की समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं, 2.303 अपॉन टी लॉग n0 अपॉन nt। ये हम टी की वैल्यू हमें पता है 2 घंटे अर्थात 120 मिनट। इसका मान समीकरण में रखने पर हमें जो nt हमारे पास में दे रखा है, अब हम इनका मान समीकरण में रखते हैं और गणना करते हैं। तो टी हाफ की वैल्यू हमें पता है 0.693 अपॉन लैम्डा। इस प्रकार इनकी वैल्यू रखने पर गणना करने से हमें ज्ञात होता है कि अर्ध आयु 60 मिनट आती है, अर्थात कोई भी एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड की 3/4 मात्रा का विघटन 2 घंटों में होता है, तो उसकी अर्ध आयु क्या होगी, 60 मिनट। अब केमिकल काइनेटिक्स के लिए हम एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड अर्थात किसी भी अभिक्रिया की रासायनिक गतिकी पढ़ने के लिए अलग अलग विधियां हैं
जिनके द्वारा हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। कंडक्टोमेट्रिक मेथड, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, पोलेरोमेट्रिक मेथड, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। बच्चों, ये सभी हम प्रयोगशाला में कर सकते हैं एवं इनके द्वारा अभिक्रिया की रासायनिक गतिकी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो कंडक्टोमेट्रिक मेथड ये एक ऐसी विधि है जिसमें कि एक विलयन में दूसरा विलयन मिलाने पर उसकी चालकता में क्या होता है, या तो वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है, और ये विलयन में उपस्थित पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण स्वरूप क्षार का किसी भी एस्टर के साथ में जल अपघटन कराने पर, यदि हम एस्टर में एक क्षार मिलाते हैं तो हमें उसका सोडियम सॉल्ट प्राप्त होता है और एल्कोहल बनता है। ये एक जल अपघटन विधि है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोक्सिल आयन के द्वारा कम गतिशील एसीटेट आयनों का विस्थापन होता है एवं विलयन की चालकता घटती है, और अभिक्रिया के प्रारंभ में दोनों अभिकारकों की सांद्रता लगभग समान है। अतः ज्यों ज्यों अभिक्रिया आगे बढ़ेगी क्षार की मात्रा क्या होगा, घटती जाएगी, और विलयन की चालकता भी क्या होगा, घटती जाएगी, क्योंकि इसमें हमारे पास जो आयनों की चालकता है वो OH आयनों की चालकता से कम होती है, जो कि OH आयनों की चालकता लगभग उनका 5वां भाग है। अतः कंडक्टोमेट्री मेथड के द्वारा अभिक्रिया की प्रगति का अध्ययन किया जा सकता है। हम समय के अंतराल पर पुनः चालकता को माप लेते हैं और प्रारंभ में चालकता जिस सांद्रता पर क्षार लिया गया है वही होगी, और अंत में चालकता क्षार के बराबर सांद्रता के सोडियम एसीटेट की होगी। तो इस सांद्रता के NaOH को फ्लास्क में लेते हैं एवं दूसरे फ्लास्क में एस्टर लेते हैं। दोनों को ताप स्थायी रख देते हैं। स्थिर ताप आने पर दोनों की समान सांद्रता के समान विलयन को मिला देते हैं, और विलयन में जो हमारे पास है चालकता सेल को रखकर स्टॉपवॉच ऑन कर देते हैं। समय के अंतराल पर 2-2 मिनट, 5-5 मिनट जो भी चालकता में परिवर्तन होता है उसके द्वारा विलयन की चालकता ज्ञात करते हैं। माना कि T0 पर NaOH विलयन की 0.01 N की चालकता कितनी है, C0 है। वह किसी समय T पर विलयन की चालकता तथा अभिक्रिया पूर्ण होने पर एस्टर का सोडियम लवण जो बनता है अर्थात 0.01 N सोडियम एसीटेट की चालकता हमारे पास Cn हो गई, और Cn का मान ज्ञात करने के लिए ज्ञात सांद्रता का क्षार NaOH फ्लास्क में लेते हैं और उसमें फिनोल्फ्थालीन की बूंद डालते हैं। अब बूंद धीरे धीरे हिलाते हुए एसिटिक अम्ल में मिलाएंगे, और जब तक कि विलयन का रंग गायब ना हो जाए। जब वो रंगहीन हो जाएगा अर्थात अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो हम सोडियम एसीटेट की चालकता ले लेंगे, और एस्टर की सांद्रता जो कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1 माइनस C इन्फिनिटी, और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक में हम जिसमें दोनों अभिकारकों की सांद्रता 0.01 N है में हम रखते हैं। तो मान में हम देखते हैं कि समीकरण में रखने पर y = mx + c एक सरल रेखा का समीकरण है, और सरल रेखा के समीकरण के द्वारा इस अभिक्रिया में यदि हम ग्राफ खींचते हैं C0 - C T/T या C0 - C1/C1 - C इन्फिनिटी के T के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा बनती है जो कि अभिक्रिया के द्वितीय कोटि के होने को पुष्टि करती है। और यहाँ अभिक्रिया जो होती है उसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 0.01 है, अतः इसका स्लोप क्या होगा, 0.01 होगा, और इसमें हम वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये अभिक्रिया
एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है जिसमें कि हम उसकी चालकता मापकर, जहाँ पर कि एक क्षार के साथ में उसकी मिलाने पर चालकता माप ली जाती है, और एस्टर का जल अपघटन ये एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो किसी भी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण इस प्रकार किया जा सकता है बच्चों। ये एक विधि है जिसके द्वारा हम उस अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।